अस्सलाम वालेकुम जी। आज का हमारा टॉपिक है न्यूक्लियर मोशन के बारे में। इससे पहले हमने जो हाइड्रोजन एटम पढ़ा उसमें न्यूक्लियस को स्टैटिक माना था, यानी वो तो उसमें अब आप देखेंगे अगर न्यूक्लियर भी मूव करता है तो हमारे पैरामीटर्स पे क्या फर्क पड़ेगा, न्यूक्लियर के रेडियाई, एटॉमिक रेडियाई पे, एनर्जी पे, और जो स्पेक्ट्रल लाइंस आएंगी वहां पे। तो यही मेन टॉपिक है कि इफेक्ट ऑफ न्यूक्लियर मोशन ऑन लाइन स्पेक्ट्रा। ये पेपर में इस तौर पे भी आ सकता है, न्यूक्लियर मोशन भी तौर पे भी आ सकता है। तो शुरू करते हैं न्यूक्लियर मोशन। तो जैसे मैंने पहले शुरू में कहा कि अब तक जो हमने बोहर थ्योरी पढ़ी वो हाइड्रोजन एटम पे बेस करती थी। उसमें न्यूक्लियस सिर्फ था ही प्रोटॉन, और वो हमने स्टेशनरी माना था, इलेक्ट्रॉन उसके गिर्द रिवॉल्व कर रहा था। ठीक है। मगर हकीकत में अगर आपके पास न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन दोनों रिवॉल्व कर रहे हो अपने कॉमन सेंटर ऑफ मैस के अराउंड, यानी एक्सिस कह लो, कि उनका एक मुश्तरका एक्सिस हो जिसके गिर्द वो दोनों रोटेट कर रहे हो, रिवॉल्व कर रहे हो, तो अब आपका ये जो सेंटर ऑफ मैस होगा, जाहिर है न्यूक्लियस बाहरी है, तो वो ये सेंटर ऑफ मैस करीब होगा न्यूक्लियस के। ठीक है, जैसे आप इस तस्वीर में भी देख सकते हैं कि ये सेंटर ऑफ मैस इंडिकेट किया गया, ये एक्सिस है, ये हाइड्रोजन का न्यूक्लियस है, ये आपके पास इलेक्ट्रॉन इसके गिर्द घूम रहा है। अब हाइड्रोजन का जो न्यूक्लियस है यानी जो प्रोटॉन है वो भी मूव कर रहा है। ठीक होगी बात, तस्वीर से समझ आ रही है? आगे चलते हैं। तो अब ये एक ऐसा सिस्टम बन जाएगा जो कि हम एक सिंगल पार्टिकल सिस्टम मानेंगे, यानी सेंटर ऑफ मैस के कंसेप्ट के तहत हम कहेंगे कि सिंगल पार्टिकल जिसका मैस म्यू है और जो कि आपके पास हैवियर पार्टिकल के गिर्द यानी रिवॉल्व कर रहा है एक तरह से। अब जनाब क्या हो गया कि आपके पास अगर छोटे एम से हम मैस ऑफ इलेक्ट्रॉन लिखते हैं, बड़े एम से न्यूक्लियर का मैस लिखते हैं, तो रिड्यूस मैस आपके पास आ जाएगा एम 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 प्लस एम। तो अब आपके पास क्या हुआ जनाब कि आप इसको सारी डेरिवेशन हमने सेंटर ऑफ मैस में की हुई है मैकेनिक्स के अंदर, तो इसलिए मैं उसे नहीं कर रहा, फिक के अकॉर्डिंग मैंने समझा दिया है। अगर आप दोनों के मूवमेंट्स को बराबर कर लोगे तो वो आपके पास सिंप्लीफाइड उसे करके ये रिजल्ट आ जाएगा, म्यू छोटा एम बड़ा एम प्लस एम। अब जो ये म्यू है ये आपके पास रिड्यूस मैस को रिप्रेजेंट कर रहा है। रिड्यूस क्यों? क्योंकि इसकी जो वैल्यू होगी छोटे एम से भी कम होगी। ठीक हो गया बात। तो अब स्पेशल केस जब हमारा असल बोहर का चल रहा था कि जिसमें आपने न्यूक्लियस स्टेशनरी माना था, तो उसमें म्यू एम के बराबर आ जाएगा। तो बड़ा एम हमने इनफाइनाइट लिया था, यानी दूसरे लफ्जों में बोलो तो ये अजम्पशन होगा कि न्यूक्लियस स्टेशनरी जब मानेंगे तो हम कहेंगे न्यूक्लियस को इनफाइनाइटली हैवी होना पड़ेगा। ठीक होगी बात। तो ये एक बेसिक चीज हमें समझ आती है। अब जैसे मैंने शुरू में कहा कि जब न्यूक्लियर मोशन में आएगा तो जो ऑर्बिटल रेडियस का, एनर्जी का, रिडबर्ग कांस्टेंट का फार्मूला बदल जाएगा। तो बारी बारी देखते हैं क्या बदलाव आता है। अब बोहर की थ्योरी में हमने ये निकाला था रेडियस का एक जनरल फार्मूला। अब यहाँ पे एम की जगह म्यू मैंने लगा दिया, और म्यू का फार्मूला मैंने लगा दिया कि हमें पता है कि भाई वो इसके बराबर है एम प्लस एम। इसको आपने जस्ट अरेंज करना है। अब कैसे? ये बटे के नीचे बटे में है, तो जो एम प्लस एम तो ऊपर चला जाएगा, जो नीचे एम के साथ एम लिखा हुआ है उसे अलग कर दो, बाकी चीजें इस तरीके से सेपरेट कर दो। कलर हाईलाइट हुए में आपको बड़े अच्छे से समझ आ रही होगी क्या मैंने कर दिया है। दोनों नीचे वाला जो एम था उसको अलग करके लिख दिया। अब ये आपका जो फर्स्ट रेडियस था उसकी वैल्यू थी, तो ये वही बनती है। तो मैंने ए नॉट से उसे बोहर की थ्योरी में लिखा था, डेरिवेशन पूरी की थी, आप वो टॉपिक देख सकते हैं। तो यहां पे अब टूल बन गया आर एन बराबर है एन स्केयर ए नॉट एम प्लस एम ओवर एम। तो ये अब मुख्तलिफ है उससे जो आपके पास बोहर की थ्योरी में चल रहा था। अच्छा, अब जरा एनर्जी के पहलू से देखते हैं। तो जब बोहर के आपने कैलकुलेशन की थी हाइड्रोजन एटम के लिए तो ये टूल आया था, वहां पे एम था जब आपने न्यूक्लियस को स्टेशनरी माना था। अब न्यूक्लियस चूंकि मूव कर रहा है तो इस एम की जगह म्यू आ जाएगा, म्यू की वैल्यू लगा दी, ये एम प्लस एम बटे से नीचे चला जाएगा, ऊपर वाला एम अलग करके लिख दिया, तो ये वही एनर्जी बन गई जो बोहर वाली थी, और साथ में ये फैक्टर आ जाएगा एम डिवाइडेड बाई एम प्लस एम। तो इसका मतलब एनर्जी का भी नया फार्मूला बन चुका है। अब अगर हम एनर्जी लेवल देखें एटम के, तो वो जो सबसे पहले ऑर्बिट की एनर्जी थी वो हमने निकाली थी 2 पाई स्क्वायर एम के स्क्वायर ई की पावर 4 एफ और एच स्क्वायर। तो जनाब
अब क्या होगा कि आपके पास यहां से अगर हम m की जगह म्यू लगाते हैं, उसी तरह म्यू की वैल्यू लगाते हैं, m प्लस m नीचे आएगा, इस सारे को अलग करके लिख दें तो ये आपके पास वो पुराने वाली एनर्जी हो जाएगी, उसके साथ ये फैक्टर आ जाएगा। अब इसे मैंने ई नॉट प्राइम का नाम दिया, बिल्कुल उसी तरीके से जो सेकंड पोस्टुलेट था ई एन माइनस ई पी, तो यहां से हमने वो बोहर में ये फार्मूला यूज किया था उसी तौर पे। अब चूंकि ई नॉट तो नहीं है मेरे पास, तो ई नॉट प्राइम है, नया वाला जो आपके पास एनर्जी आएगी ग्राउंड स्टेट की, तो वो मैंने यहां से कॉमन ले ली, ई नॉट प्राइम कॉमन आ गया, एच सी नीचे चला जाएगा, इस सारे को सॉल्व करते तो आर एच रिडबर्ग कांस्टेंट बनता और वो आ जाता आर इंफिनिटी यानी एम ओवर एम प्लस एम, यानी वही उसी तरह का कंसेप्ट सेम चल रहा है। आप देखो ई नॉट की वैल्यू रखो, एम प्लस साथ में है और वो सारी चीज पुराने वाले आर एच के बराबर ही आती, ठीक है। तो आर एच बराबर होता आर इंफिनिटी, यानी ये पुराने वाला आर इंफिनिटी हो गया। आर इंफिनिटी क्यों लगाया? क्योंकि जो पुराना रिडबर्ग कांस्टेंट था जो इस वैल्यू से बनना था पुरानी वैल्यू से, उसमें आपका जो न्यूक्लियाई था वो स्टैटिक था, और वो स्टैटिक तभी होगा अगर वो इनफाइनाइटली हैवी होगा, तो ये चीज आपको वो जाहिर कर रही है। अब इसका मतलब आप नया जो सीरीज आ गई वो आपके पास आर एच आ गई, और अब आपको पता है आर एच किसके बराबर है। तो इस इक्वेशन 5 से वो जो फर्क आ रहा था मेजर्ड वैल्यूज का और जो प्रिडिक्टेड वैल्यूज का, वो भी खत्म हो गया। तो इसका मतलब ये एग्रीमेंट में आ गई बात। तो न्यूक्लियर मैसेज जो है वो इफेक्ट कर रहा है वेवलेंथ ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस को। आप देख सकते हैं कि आर एच की वैल्यू बदलेगी हर एक के लिए, तो आपके पास जो स्पेक्ट्रल लाइन की वेवलेंथ की वैल्यू जवाब डिफरेंट आनी शुरू हो जाएगी। अब जो रिडबर्ग कांस्टेंट है हम 8 सिग्निफिकेंट फिगर तक हम उसे बताते हैं। जैसे आप देखो पहले था 1.0973731 और कम होके इसकी वैल्यू कितनी होगी 1.0967758, ठीक होगी बात। तो अब आपके पास ये हाइड्रोजन एटम के लिए हमने डिस्कस की है बात। अब अगर मैं कहूं कि डिटर्मिनेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन टू प्रोटॉन मास रेशियो निकालो, तो मैं क्या करूंगा, पहले हाइड्रोजन एटम के लिए रिडबर्ग कांस्टेंट आर एच आर इंफिनिटी आ जाएगा वही फैक्टर। अब मैं अगर एम से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दूं तो आपके पास टूल इस तरीके से लिखा जा सकता है। अगर हीलियम के लिए करेंगे फार्मूला यही रहेगा, मगर नीचे वाला जो बड़ा एम है वो हीलियम के लिए हो जाएगा, पहले हाइड्रोजन के लिए है। हम जानते हैं हीलियम का मास हाइड्रोजन का 4 टाइम होता है, तो एम ई की जगह 4 एम एच लगा देंगे। अब बी और ए की रेशियो ले लेंगे, ए जैसे आप देख सकते हैं लेफ्ट साइड को राइट साइड को डिवाइड कर रही है, आर इंफिनिटी से कट जाएगा 1 1 से, तो चीजें सिंपलीफाई वर्जन में ऐसे आ जाएंगी। अब आपको एम ओवर एम एच की रेशियो चाहिए, ठीक है। तो ये इधर से सिंपलीफाई अलजबरा आ जाएगा आपके पास, तो 1/18 1876 आएगी। इसमें आपने जो हाइड्रोजन एटम के लिए रिडबर्ग लगाया वो ये, हीलियम के लिए लगाया ये, तो अब ये वही एग्जैक्ट रिजल्ट आ रहा है जो आपकी मेजरमेंट के साथ आ रहा था। तो इसका मतलब न्यूक्लियर मोशन को एक काउंट में करना था। अब एक चीज और भी पता चली कि जो रिडबर्ग कांस्टेंट है वो न्यूक्लियर मास पे डिपेंड कर रहा है, तो इसका मतलब आपके पास डिफरेंट आइसोटोप के लिए इसकी डिफरेंट वैल्यूज आएंगी। जैसे आप ऊपर भी देख सकते हैं हाइड्रोजन के लिए कुछ और लगाया, हीलियम के लिए मैंने कुछ और लगाया, ठीक होगी बात। तो ये हमारा आज का टॉपिक था। आपको अब समझ आ गई कि न्यूक्लियर मोशन से भी हमारी जो स्पेक्ट्रल लाइंस एटॉमिक स्पेक्ट्रा था उसमें फर्क पड़ रहा था। तो ये जनाब हमारा आज का टॉपिक था। अगर आपको इसमें कोई बात पूछनी हो, डाउट हो, तो नीचे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अब तक के लिए इतना ही, बाकी इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट देखेंगे। ओके, अल्लाह हाफिज।